रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक, पहला हम लोग का जो प्रश्न है वो यह है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं आपस में क्रिया करके, ठीक है, आपस में अंतः क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक अभिक्रिया। और अगर उदाहरण के माध्यम से समझें तो मैग्नीशियम है, कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जब हम लोग जो है कि मैग्नीशियम के संपर्क में ऑक्सीजन को लेकर के आते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, ये दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद में यदि हम समझें संतुलित रासायनिक समीकरण को, किसको? संतुलित रासायनिक समीकरण को। तो पहला की जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि पहला काम की रासायनिक समीकरण क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना? संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। ये तो समझ गए कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना मतलब उनको छोटा करके लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आखिर तो उनको छोटा करके कैसे लिखेंगे? तो उनके कुछ प्रत्येक तत्वों के जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों का कुछ न कुछ क्या होता है? सैंबल होता है। कुछ न कुछ क्या होता है? सैंबल। यानी उनके कुछ न कुछ प्रतीक होते हैं और उनके अणुसूत्र होते हैं। यानी प्रतीकों और अणुसूत्रों के आधार पर उन्हें छोटा करके लिखना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो जैसे में सोडियम हो गया, है ना, सोडियम लिखने के बजाय या लिख देते हैं। या किसका प्रतीक है? सोडियम का। ऑक्सीजन किसका है? मतलब ऑक्सीजन का ओ है। ऑक्सीजन लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? ओ। समझ रहे हो कि नहीं? और ऐसे सारे तत्वों का जो है कि प्रतीक सिंबल है, प्रतीक है, और उनके अणुसूत्र है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना है क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इस टॉपिक की ओर आते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये हो गया कि जिसो दो या दो से अधिक पदार्थ जो है कि आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी अभिकारक में प्रत्येक तत्वों का जो परमाणु या अणुओं की जो संख्या होती है ना, जो परमाणु और अणुओं की क्या होती है? संख्या होती है। वह संख्या जो उत्पाद होगा, समझ रहे हो, क्या होगा? उत्पाद, जो नया पदार्थ होगा, यानी उसके परमाणुओं और अणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो फिर उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना उन्हें क्या होता है? आवश्यक होता है, क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। ठीक। और जब यहाँ तक हम टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप हम लोग का आता है, या अगला अगर हम लोग कोई टॉपिक समझेंगे तो वो हम लोग का होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं कि पहला उसमें से क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस ऐसे समझ लें कि दो सरल यौगिक मिल करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं कि, या इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो सरल यौगिक मिल करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? अब ऐसे भी संयोजन को साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब भी कोई दो लोग मिल करके कोई अपना, है ना, जब साथ हो जाए, दो लोग अलग अलग हैं, जब क्या हो जाए? साथ हो जाए, तो फिर वो जटिल तो होंगे ही। समझ में आ गया? और अगर इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल देखें तो हम लोग हाइड्रोजन को ले सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं। अब हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं? जल का। H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O। ठीक है, तो फिर एक देख रहे हो ना कि एक जटिल यौगिक का निर्माण हुआ, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्लियर हुआ कि नहीं? जब जो है कि दो सरल यौगिक अभिक्रिया करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया में यह यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक, कौन सा यौगिक? जटिल यौगिक
एक जो है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप दो सरल यौगिकों में बढ़ जाता है, दो सरल यौगिकों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन। यानी इसमें क्या होता है कि एक जटिल यौगिक दो सरल यौगिकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर H2O है, H2O के ऊपर अगर जल का विद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जल में से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बाद यदि हम आगे की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। जिसमें क्या होती है, हाँ, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती हो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल या उदाहरण लेकर के समझें तो जैसे में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जैसे ही किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो अभिक्रिया करके हम लोग के अंदर क्या क्या बनाता है, तो H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कैलोरी में ऊर्जा मुक्त करता है। कैलोरी में ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। समझ में आ गया, है ना। चलो अच्छा, अगर इसके बाद में हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, यानी यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जिस अभिक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम लोग जो चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बाजार से लेकर के आते हैं और उसको किसी पात्र में, बड़े पात्र में, पानी में उसको हम लोग भिगो देते हैं, जिसको पोतने का, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना। अब उसको हम लोग लेकर के आते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक रात के लिए किसी बड़े पात्र में डाल करके उसको छोड़ देते हैं कि ताकि इसकी जितनी भी ऊर्जा इस कैल्शियम ऑक्साइड की निकले, उसके जो जल के अणु हैं वो उसे क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तभी ना पानी का जो रंग होता है वो बदल जाता है, उसकी जितनी भी ऊर्जा निकलती है सब पानी के अणु क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो ये रहा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हाँ, अगर बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, है ना। अगर एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि जो सोडियम सल्फेट है, कौन है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरिलियम क्लोराइड के साथ होती है तो उधर जाते ही हम लोग का क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट, है ना। अगर ध्यान से इस अभिक्रिया को यदि हम लोग समझें तो हम लोग पाएंगे कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आयनों का आदान प्रदान हुआ है। किसका प्रदान हुआ है, आयनों का। यानी कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता हो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया को यदि हम लोग अगर समझने का प्रयास करें तो द्विविस्थापन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। लेकिन अगर एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता हो तो इसके लिए पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। लॉजिक यही है कि जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है, क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, वह कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करते समय वहां पे देखना पड़ता है कि कौन सा तत्व कितना अभिक्रियाशील है। ये हमेशा ध्यान रहे कि अधिक अभिक्रियाशील वाला जो तत्व होता है वह कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। जिसमें साधारणतः हम लोग जानते हैं कि जो तेज दौड़ने वाला है तो कम दौड़ने वाले को, या जो तेज नहीं दौड़ पाता होगा तो उसको निश्चित रूप से हरा देगा, है कि नहीं। तो बस यही होता है विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। और यदि इसके लिए बाद यदि हम लोग विकृत गंधिता को समझने का प्रयास करें तो विकृत गंधिता क्या है, तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो यदि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, किसके संपर्क में आ जाए, ऑक्सीजन के, यानी कि जो है कोई भी खाद्य पदार्थ यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गया। समानता हम लोग जानते हैं कि जो खाने पीने वाली जो वस्तुएं जो पैक करके जो हम लोग को मिलती हैं तो उसमें से ऑक्सीजन उस पॉकेट के अंदर नहीं रहता है, उसमें हल्की गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, खास करके लोग नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं,
समझ रहे हो आप? ठीक। और अगर हम लोग बात करें संक्षारण की, किसकी बात करें? संक्षारण की। तो कोई भी धातु हो, यदि कोई भी धातु नमी, वायु, आर्द्रता, ऑक्सीजन, अगर इन सब के संपर्क में वो आती है तो आने के बाद उसका संचरण होने लगता है, धीरे धीरे वो गलने लगती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण, है ना? क्या बोलते हैं? संचार। अब यही रीजन है ना कि हम लोग लोहे की बनी वस्तुओं को बहुत जल्दी से पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं भाई? तो उसमें जो है कि अगर वो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, धीरे धीरे वो संक्षारित ना होने लगेगा, गलने, नष्ट होने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, बहुत प्रकार की गैल्वेनीकरण करते हैं। तो बहुत विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग उस वस्तु को लंबे समय तक वो रहे, इसके लिए हम बहुत प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। तो ये रहा हम लोग का संचारण। तो इस तरह से हम लोग का पार्ट जो 1 है वो समाप्त हो गया। पार्ट 1 क्या हो गया? तीन तो बचता है। हाँ, एक अगर अवक्षेपण को हम लोग नहीं समझे है ना। उपचयन अपचयन बताएगा। हाँ सही बोले बेटा, उपचयन अपचयन। चलो अभी हम लोग का उपचयन, अपचयन और क्या बाकी है? अवक्षेपण। यानी कि जो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है?